कंप्यूटर में कौन से यूनिट्स हैं, कौन से इकाइयां हैं जिनके जरिए हम किसी भी डिवाइस की कैपेसिटी यानी कि स्टोरेज, स्पीड यानी कि परफॉर्मेंस और रफ्तार यानी कि टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मिसाल के तौर पे कोई भी हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, रैम है, रोम है, एसएसडी ड्राइव है या यूएसबी ड्राइव है, उसकी मेमोरी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। कंप्यूटर साइंस में सबसे छोटा यूनिट कैलकुलेशन के लिए जो होता है वो है बिट। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है बिट। मतलब अब ये बाइट कब बनता है? जब 8 बिट जमा होते हैं तो उसको हम कंसीडर करते हैं एक बाइट। जब 8 बिट जमा होते हैं तो उसको हम कंसीडर करते हैं 1 बाइट। अब इसका चार्ट कुछ इस तरह से बनता है कि 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। बिट का भी छोटा लिखेंगे और बाइट का भी कैपिटल लिखेंगे। फिर 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट। फिर 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 फिर 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1। ठीक है, इसके आगे सेटाबाइट पेटाबाइट भी है, लेकिन अभी तक टेराबाइट तक कहानी चल रही है। अब ये आप कैसे समझेंगे? देखें, फॉर एग्जांपल आपने ये एक लेटर लिखा, क्या? ए। इसने आपके हार्ड डिस्क में 1 बाइट की जगह ले ली। कितने बाइट की जगह ले ली? यानी कि 8 बिट की। अब आपने लिखा क्या? तो इसने कितनी ले ली? फिर 8 बिट ले ली। अब आपने दबाया स्पेस, स्पेस ने भी 8 बिट ले लिए। आ रही बात समझ में? इस तरह आपके कंप्यूटर की जो भी स्टोरेज डिवाइस होगी, चाहे वो रैम होगी, चाहे वो हार्ड डिस्क होगी, चाहे वो एसएसडी ड्राइव होगी, यूएसबी होगी, उसके अंदर जगह फिल होता है। अब ये तो हो गया एक एक लेटर का। भाई अब ये लेटर्स, ये वीडियो, ये ऑडियो, ये कितनी जगह लेते हैं? अब देखिए, इसको भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां से मैं जा रहा हूं डॉक्यूमेंट्स में, यहां से मैं आ गया डॉक्यूमेंट्स में। अब देखिए, यहां पर आपको बहुत सारे फोल्डर भी नजर आ रहे हैं और फाइल्स भी नजर आ रही हैं। अब ये एक नोटपैड पीडीएफ फाइल है। कौन सी फाइल है? आप इस पर राइट बटन दबाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो इसने आपके कंप्यूटर में कितनी जगह ली है? 114 किलोबाइट। 1000 सॉरी 114 किलोबाइट। और बाइट्स में कितने बन रही है? तकरीबन 1,17,338 बाइट बन रहे हैं। अब चलते हैं, एक पिक्चर देखते हैं। ये मेरे कंप्यूटर में आया, ये एक फोटो है। इसने मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे कितनी जगह ली है? उस पर राइट बटन दबाएंगे और कहां जाएंगे? प्रॉपर्टीज में। इस फोटो ने मेरे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क पे जगह ली है 183 किलोबाइट। अब यहां से मैं आया वीडियोस में, ये एक वीडियो है। इस वीडियो ने मेरे कंप्यूटर में कितनी जगह ली है? प्रॉपर्टीज में गए, 2.92 MB, 2.92। और इस वीडियो ने कितनी जगह ली है? राइट बटन दबाया और उसकी प्रॉपर्टीज में गए, 23.5 MB, 23.5 MB। समझ में आ रही है बात? ये इसी तरह कुछ सॉफ्टवेयर है मेरे कंप्यूटर में। डी में गया और यहाँ यूएसबी के अंदर गया और यहां से मैंने इस सॉफ्टवेयर पर राइट बटन दबाया, प्रॉपर्टीज में गया,
इसने कितनी जगह ली है मेरे हार्ड डिस्क पर? 2.20 जीबी। 2.20। इस तरह आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की स्टोरेज फिल होती है। अब मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की स्टोरेज कितनी फिल हो चुकी है ये मालूम करने के लिए मैं दिस पीसी में गया और यहाँ पे सी ड्राइव में देखा तो इसने मुझे बताया राइट बटन दबा के प्रॉपर्टीज में कि टोटल स्पेस था 116 जीबी। कितना स्पेस था? जिसमें से इस्तेमाल हो चुका है 104 जीबी, 104 जीबी इस्तेमाल हो चुका है और रिमेनिंग कितना पड़ा हुआ है? 11.9 जीबी। अब आपने ये जो वीडियोस और पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई है, अगर आप इनको डिलीट करते जाएंगे अपने कंप्यूटर में से तो ये स्पेस क्या होता जाएगा? फ्री होता चला जाएगा। सही है? समझ में आ रही है बात ये? ओके। अब डी ड्राइव मेरा रेड हो रहा है, इसका मतलब उसका टोटल स्पेस जो है काफी हद तक इस्तेमाल हो चुका है और कुछ ही स्पेस बचा है जो खाली है, इसलिए वो मुझे रेड कलर की वार्निंग दे रहा है कि भाई अगर कोई गैर जरूरी फाइल या इसके अंदर आइटम्स हैं आपके तो उनको डिलीट कर दो ताकि आपका स्टोरेज फ्री हो सके। अब आते हैं कन्वर्जन की तरफ। देखें, जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ कन्वर्ट करेंगे, जैसे अब आपको बोला जाए कि 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, यही बोला गया ना। अब सवाल दे दें 216 बिट कितने बाइट के बराबर होंगे? फॉर एग्जांपल सवाल आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे? इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। 8 बिट बराबर है 1 बाइट के, तो 216 बिट जो हैं वो कितने बाइट के बराबर होंगे? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? कैलकुलेटर पे देखिए, देखें 216 बड़ी वैल्यू है और बाइट में छोटा हो जाएगा वो, तो 216 को डिवाइड कर देंगे किससे? 8 से, क्योंकि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो कितने बाइट का आंसर आ गया आपके सामने? जब भी आप छोटी वैल्यू से बड़ी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब आप बिट से बाइट में कन्वर्ट करेंगे, बाइट से किलोबाइट में कन्वर्ट करेंगे, किलोबाइट से मेगाबाइट में कन्वर्ट करेंगे, मेगाबाइट से गीगाबाइट में कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्या करते हुए आएंगे? डिवाइड। क्या करते हुए आएंगे? डिवाइड। ठीक है। अब एक बड़ी रकम लिखते हैं, मिसाल के तौर पे 123 123 123 123, काफी है। ये कितने बन गए? अगर उर्दू में पढ़े तो 1 खरब हो गए। अब आपसे कह रहा है कि यार इसको बाइट में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? ये सब क्या है? बिट है। क्या है ये? तो आप ये रकम लिखेंगे पहले 123 123 123 123 डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय, तो ये कितने बाइट बन गए? 15। हाँ, यानी कि 123 10 अरब, 15 अरब बन गए ये। 1 खरब से कितने बन गए? अच्छा, अब अगले स्टेज पर वो आपको कहता है कि भाई इसको कन्वर्ट करो किसमें? किलोबाइट में। किसमें कन्वर्ट करो? किलोबाइट में। तो आप क्या करेंगे? इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 1024 से। किससे करेंगे? क्योंकि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, तो आप डिवाइड करेंगे 1024 से, तो आंसर आ गया ये निकल आया भाई कि इतने किलोबाइट बनेंगे। करोड़, 1,50,00,000। अब वो आपसे कहता है ठीक है भाई, अब ऐसा करो, हाँ, इन किलोबाइट्स को कन्वर्ट करो किसके अंदर? मेगाबाइट्स पे। तो आप इसी को डिवाइड कर देंगे 1000, तो ये कितने बन गए?
इतने एमबी बन गए, 14,677 MB। पॉइंट के बाद वालों को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। अब वो आपसे कहता है कि नहीं यार ऐसा करो कि इसको कन्वर्ट करो जीबी के अंदर। किस में कन्वर्ट करो? अच्छा, किस में कन्वर्ट करेंगे? जीबी के अंदर। तो कितने बन गए? 14.33 जीबी। अब वो कहता है कि इसको कन्वर्ट करो किसके अंदर? टीबी के अंदर। किसके अंदर? आप फिर इसको डिवाइड करेंगे 1020, तो कितने बन गए? 0.013 टीबी। 0.013। समझ में आई मेरी बात? जब भी आप बिट से कन्वर्ट करेंगे बाइट में तो 8 से डिवाइड करेंगे, फिर बाइट के बाद किलोबाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 1024 से डिवाइड करेंगे, फिर किलोबाइट से मेगाबाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 1024 से करेंगे, फिर मेगाबाइट से गीगाबाइट में कन्वर्ट करेंगे तो भी 1024 से करेंगे, फिर जीबी से टीबी में करेंगे तो भी 1024 से ही डिवाइड करेंगे। सिर्फ यहां पर आपका डिवीजन जो होगा डिवाइडेड बाय 8 होगा, बाकी सब जगह पे डिवाइडेड बाय 1024 होगा। ये बात समझ में आ गई? ये इसको कैलकुलेट करने का तरीका है। अगर आप ये पॉइंट वाली रकमें हटा भी दें बीच में से तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनर सा फर्क पड़ेगा। ये एक्यूरेसी के लिए मैंने लिख दी थी इसके ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका रिवर्स, रिवर्स कैसे होगा? अब आपको दे दिया 1 टेराबाइट। क्या दे दिया? वो बोल रहा है इसको जीबी में कन्वर्ट करो। अब उल्टा चलेगा। 1 टेराबाइट में 1024 जीबी होते हैं। कितने होते हैं? अब वो बोला 1024 जीबी को कन्वर्ट करो किसके अंदर? एमबी के अंदर। तो आप क्या करेंगे? 1024 को मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से ही, तो आपके पास आ गए कितने? 10,48,576 MB बनेंगे। अब वो कह रहा है कि ये 10,48,576 MB जो है इसको कन्वर्ट करो किसके अंदर? किलोबाइट में। तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000। तो अब ये कितने बन रहे हैं जाके? अब ये कह रहा है ये जितने बने तुम्हारे किलोबाइट्स को कन्वर्ट करो किसके अंदर? बाइट्स के अंदर। तो इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000। तो ये बन के आ गए आपके क्या? बाइट्स। अब वो कहेंगे इसको कन्वर्ट करो किसके अंदर? बिट्स के अंदर। किसके अंदर? तो इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से। एक मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ सही है, एक मिनट गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं अंडू करूं कैसे? यहां पर था ना ये, इस वैल्यू को डालेंगे मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये बने आपके बिट्स कि एक टीवी के अंदर, एक टीवी की हार्ड डिस्क जो होगी उसके अंदर इतने बिट्स होंगे, इतने एमबी होंगे, इतने किलोबाइट होंगे, इतने बाइट्स होंगे। जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आएंगे, जब भी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करते हुए आना है। किससे? 1024 से मल्टीप्लाई होगा। सिर्फ आखिरी वाला जो है 8 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आप उसको बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिट से छोटा नहीं है कोई भी।
समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? अब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सवाल ये दे दे, अब देखो दोनों सवाल सॉल्व कर लिया, अब आपको कोई सवाल ये दे दे 2 GB को बाइट में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? 2 GB को बाइट में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे? हाँ, शाबाश। मतलब पहले आप 2 GB को मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, जो रकम आएगा वो MB बनेगा। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से तो किलोबाइट बनेगा। फिर उसको जरब करेंगे 1024 से तो आपको क्या मिलेगा? बाइट मिलेगा। डायरेक्ट नहीं कर देना 1024 से, स्टेप बाय स्टेप आएंगे। पहले पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, उतरेंगे भी ऐसे, तीसरी से दूसरी पे, दूसरी से पहली पे, फिर ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे। ठीक है? ये है हार्ड डिस्क स्टोरेज वगैरह सबको कैलकुलेट करने के मेजरमेंट यूनिट्स। समझ में आ गई बात ये? अच्छा, उसके बाद आते हैं स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई अब ये जो कंप्यूटर की स्पीड है, ये कहते हैं ना, ये 5th जनरेशन है, ये 6th जनरेशन है, ये 8th जनरेशन है, ये 30,000 का, ये 50,000 का, ये 13th जनरेशन है, 1 लाख का है, 1.5 लाख का है, 2 लाख का है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेजरमेंट यूनिट है हर्ट्ज। कौन सा है? दिस इज हाउ फास्ट योर कंप्यूटर थिंक्स। मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर थिंक एट गीगाहर्ट्ज। हर्ट्ज से बनता है किलोहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज से बनता है मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज से बनता है गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज से बनता है टेराहर्ट्ज। तो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? एचजेड, ये बंदे का नाम था, हर्ट्ज। फिर क्या बनेगा? किलो हर्ट्ज, इसको शॉर्ट लिखेंगे KHZ। फिर क्या बनेगा? MHZ। फिर क्या बनेगा? GHZ। फिर क्या बनेगा? टेराहर्ट्ज, THZ। सही है? अब ये कैसे होता है, अब इसको भी हम समझ लेते हैं। यहां पर आ गए हम गूगल पर, यहां पर हमने लिखा हर्ट्ज कन्वर्टर। ओके, कह रहा है कि अगर आप ये मालूम करना चाह रहे हैं 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है, तो 1 हर्ट्ज इक्वल होता है 1 मिली हर्ट्ज के। ठीक है, इसमें तो बड़ी कैलकुलेशन नहीं भी है। लेकिन किलो हर्ट्ज कब बनता है? जब ये 1000 हो जाते हैं। लकी, सीधे होके बैठे, भी खड़ा कर दूंगा क्लास में मैं। एक, जब यहां पे हर्ट्ज की तादाद पहुंचती है किस पर? 1000 पर, यानी कि यूं लिख सकते हैं 1000 हर्ट्ज बराबर होते हैं 1 किलो हर्ट्ज के। ठीक है, देन अब यहां पे देखिए, अब ये मेगा हर्ट्ज कब बनते हैं? 10 पावर 6। मतलब 10 पावर 6 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। जब ये हर्ट्ज हो जाते हैं इतने तो बन जाते हैं मेगा हर्ट्ज। ठीक है, अब 1 हर्ट को हम कैसे जस्टिफाई करें? 1 हर्ट्ज को, देखो इसको हम ऐसे जस्टिफाई करते हैं 1 साइकिल पर सेकंड। क्या कहते हैं? स्पीड को हम यू कैलकुलेट करते हैं 1 साइकिल पर सेकंड, और इसको आसान अल्फाज में लिखते हैं 1 कैलकुलेशन पर सेकंड।
मतलब अगर आपका कंप्यूटर 1 सेकंड में एक कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है तो उसकी स्पीड है 1 हर्ट्ज। कितनी है? अगर वो 2 कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा है तो 2 हर्ट्ज। अगर वो 10 कैलकुलेशन 1 सेकंड में सॉल्व कर रहा है तो सही है। अगर वो 1000 कैलकुलेशन 1 सेकंड में सॉल्व कर रहा है तो 1 किलोहर्ट्ज। ठीक है, 3 4 5 6। और अगर वो 1 लाख कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा है 1 सेकंड में तो 1 मेगाहर्ट्ज। समझ में आ रही है? अब ये कैलकुलेशन क्या सॉल्व कर रहा होता है? देखो, माइक्रो प्रोसेसर का काम ही है कैलकुलेट करना और कंपेयर करना, कैलकुलेट करना और कंपेयर करना। तो माइक्रो प्रोसेसर स्क्रीन के अंदर बिहाइंड द सीन ये जो स्क्रीन बना रहा है, ये जो डेटा को सेव कर रहा है, डेटा को लेकर आ रहा है, ये सब कैलकुलेशंस कर रहा होता है अंदर। अब वो जितनी जल्दी वो कैलकुलेशन करता है, मिसाल के तौर पे वो 10 लाख कैलकुलेशन 1 सेकंड में सॉल्व करता है तो उसकी स्पीड बन जाती है 1 मेगाहर्ट्ज। 20 लाख करेगा तो 2 मेगाहर्ट्ज। 30 लाख करेगा तो 3 मेगाहर्ट्ज। इस तरह कंप्यूटर की किसी भी इक्विपमेंट की, चाहे वो रैम हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे वो माइक्रो प्रोसेसर हो, चाहे वो एसएसडी हो, चाहे वो ग्राफिक्स कार्ड हो, जीपीयू हो, इनके काम करने की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई गई कंप्यूटर में। इस तरह एक कंप्यूटर, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से तेज हो गया। मिसाल के तौर पे पहले उन्होंने बनाया एक ऐसा कंप्यूटर जिसकी स्पीड थी 1 मेगाहर्ट्ज, तो लोगों ने वो खरीदा। फिर दूसरा बना दिया 2 मेगाहर्ट्ज, तीसरा दूसरा कंप्यूटर खरीदा। इस तरह बनाते बनाते जब ये 1024 मेगाहर्ट्ज से ऊपर गया तो वो बन गया 1 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज। और ये रुकेगा नहीं, इसके आगे जाएंगे तो 1 टेराहर्ट्ज, 2 टेराहर्ट्ज। अब मेरा माइक्रो प्रोसेसर कितनी स्पीड से काम करता है ये जानने के लिए मैं यहां से गया दिस पीसी की प्रॉपर्टी के ऊपर। बल्कि मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में सिखाया भी है। सेटिंग्स में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, अबाउट में आएंगे, तो बता रहा है देखो मेरा जो प्रोसेसर है वो इंटेल कंपनी का है, कोर i5 है, 3rd जनरेशन का है। और स्पीड कितनी बता रहा है प्रोसेसर के काम करने की? 2.6 गीगाहर्ट्ज। यानी कि गीगाहर्ट्ज में हम कहते हैं 1 बिलियन साइकिल पर सेकंड। और ये कितना है? 2.6। मतलब कितना बन गया? 2.6 बिलियन पर सेकंड कैलकुलेशन को सॉल्व करेगा। यानी कि इस माइक्रो प्रोसेसर को 2.6 बिलियन सवाल दिए जाएं तो उनको ये कितनी देर में सॉल्व करेगा? 1 सेकंड में। और ये रुका नहीं है, अब इसके आगे और भी आ रहे हैं। गीगाहर्ट्ज पे 3.0, 3.6, 4.0, 4.6, फिर चले जाएंगे ये किस पे? टेराहर्ट्ज पे। अच्छा, खाली प्रोसेसर की स्पीड कैलकुलेट नहीं होती है, हार्ड डिस्क की डेटा को सेव करने की स्पीड भी कैलकुलेट होती है। कभी आपने महसूस नहीं किया कि भाई जो पहले वाले कंप्यूटर में रैम आती थी वो भी 1 GB की होती थी, पेंटियम 4 में। फिर ड्यूल कोर में भी 1 GB की रैम आई, फिर कोर 2 ड्यू में भी 1 GB की रैम आई, कोर 3 में 1 GB की रैम आई, कोर i5 में भी 1 GB। तो ये 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, ये स्पीड नहीं है उसकी, ये उसको अपने अंदर डेटा को सेव करने की कैपेसिटी है। जैसे 4 GB की रैम पेंटियम 4 में भी लगती थी, 4 GB की रैम कोर i7 में भी लगती है, कोर i5 में भी लगती है। तो फिर फर्क क्या हुआ यार? 4 GB का मतलब है 4 GB का डेटा वो अपने अंदर रखेगा। एक चिंची में 6 बंदे बैठते हैं, उसमें भी CD100 का बाइक लगा हुआ है। और एक CD100 की बाइक पे 2 बंदे बैठते हैं, उसमें भी CD100 का बाइक लगा हुआ है। तो अब हम क्या कहेंगे? दोनों की स्पीड में फर्क है? स्पीड सेम है, दोनों की
कैपेसिटी का फर्क है, उसमें 6 बंदे बैठेंगे, इसमें कितने बंदे बैठेंगे? बात समझ में आई मेरी? तो ये जो आगे जाते जा रहे हैं ना, देखो 4 GB की रैम अगर पेंटियम 4 में थी तो उसकी स्पीड थी 200 मेगाहर्ट्ज। जब वो कोर टू डू में 4 GB की रैम बनाई गई तो उसकी स्पीड कर दी 400 मेगाहर्ट्ज, डबल। जब वो कोर आई 3 में 2 GB की रैम बनाई गई, उसकी स्पीड कर दी 800 मेगाहर्ट्ज। कोर आई 5 में जब वो रैम लगाई गई 1200 मेगाहर्ट्ज। कोर आई 7 में वो रैम लगाई गई 1600 मेगाहर्ट्ज। वही 4 GB की रैम नई नई बनाते जा रहे हैं। कोर आई 7 के 11 जनरेशन में लगाई गई जो 4400 मेगाहर्ट्ज उसकी स्पीड थी डेटा को ट्रांसफर करने की। मतलब ये हुआ, चिंची में 6 बंदे बैठते हैं, CD70 का बाइक लगाएंगे तो 1 घंटे में शदारतपुर से टंडौदम पहुंच रहे हैं। CD100 का बाइक लगा रहे हैं 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। 125 का बाइक लगा रहे हैं आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। 200 का बाइक लगा रहे हैं 20 मिनट में पहुंच रहे हैं। 500 का बाइक लगा रहे हैं 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो स्पीड अप हो रही है, कैपेसिटी वहीं पर ही है। बात समझ में आ रही है मेरी? नहीं समझ में आ रही है? किसी भी डिवाइस को आप ले, चाहे आप रैम ले, आप हार्ड डिस्क ले, उसमें 2 चीजें होंगी। नंबर 1 कैपेसिटी, वो आप नोट करेंगे बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीबी, टीबी में। और दूसरी चीज होगी उसको काम करने की सलाहियत, स्पीड, उसको आप कैलकुलेट करेंगे हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज में। बात समझ में आ रही है? इस तरह हर नई डिवाइस जो आती है वो पिछली डिवाइस से फास्ट होती है क्योंकि उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यही आज का हमारा टॉपिक था कि किस तरीके से हम किसी भी डिवाइस की स्पीड और उसकी कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं।